हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रीज। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक और चीज, द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, साथ ही इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सारा कुछ डिटेल में हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ये दोनों इंडियन इंडस्ट्रीज में किस तरह से होता है और इनसे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए होंगे तो ही आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे और ये वाला लेक्चर भी। सो सभी वीडियोस को, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन सभी को अच्छे से आप फॉलो भी करते चलिएगा, ओके, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 5। सारी चीजें साथ में कनेक्टेड हैं क्योंकि since the 1990s, how the government has followed a policy of liberalization। अच्छा, ये दोनों ही कोई न्यू टर्म नहीं है, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो चाहे लिबरलाइजेशन हो, दोनों ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 4 जब हमने पढ़ा था रूरल सोसाइटीज के बारे में, वहां भी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो रूरल सोसाइटीज पर किस तरह से होता है। ग्लोबलाइजेशन, जहां पर आप ये एक चीज इंश्योर करते हो कि पूरे वर्ल्ड में, या फिर इंटरनेशनल फ्री ट्रेडिंग, अगर हम एक वर्ड में कहें, सो इट इज लाइक इंटरनेशनल ट्रेडिंग, यानी आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह के कोई बैरियर्स नहीं है, इट्स जस्ट लाइक फ्री ट्रेड। क्लियर है? पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन मार्केट है, एक चाइनीज मार्केट है, एक आपका साउथ एशियन मार्केट है, एक आपका जो है अमेरिकन मार्केट है। पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट थे, मतलब सभी सेपरेट थे। फिर क्या हुआ, हमने इस पूरे वर्ल्ड को ओपन कर दिया, हम पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट बन गए। अब सब किसी भी कंट्री के साथ में कोई भी कैसे भी जो है ट्रेड कर सकता है, कोई बैरियर्स नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सारी चीजें जो हैं इंश्योर होती है। ये हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस लेक्चर्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे कि हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पूरी एंटिटी एस्टैब्लिश्ड होती है, उसके थ्रू फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है एंड जो है बैरियर्स नहीं होते हैं ट्रेड करने में, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, सो हमने जो है 1990s से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट किया था, या फिर 1991 में हमने एलपीजी अडॉप्ट किया था। दैट इज योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी कि फ्री ट्रेड, और या फिर मैं कहूँ लेजेस फेयर की पॉलिसी। प्राइवेटाइजेशन, जहां पर हम प्राइवेट एंटिटीज को भी प्रमोट करने वाले हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन जो मैंने आपसे कहा फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ये पॉलिसी हमने 1991 में अडॉप्ट करी। अब कैसे सारी चीजें वर्क कर रही हैं वन बाय वन समझेंगे, एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। ओके, सो private companies, especially foreign firms, are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government, including telecom, civil aviation, power, etc. हमारे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द ईव ऑफ इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये एक चीज हमने डिस्कस करी। हमने देखा था कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो मेजर सेक्टर्स को अपने अंडर में ले लेती है, अपनी कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी को अपने अंडर में ले लेती है। ठीक है, जैसे इसमें आपका डिफेंस हो गया, पावर हो गया, टेलीकॉम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, ये सभी जो है गवर्नमेंट के अंडर में थे। लेकिन जब हम 1990s के बाद की बात करें तो हमने क्या किया, जो प्राइवेट कंपनीज थी, स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स थे, हमने उनको एंकरेज किया कि वो अब इन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा। सो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब आप प्राइवेट कंपनीज को, स्पेशली फॉरेन फर्म्स को जो है इन्वाइट करते हो कि आप भी यहाँ पर अब जो है आके इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमने ये चीज देखी है, एयर इंडिया जो टोटली गवर्नमेंट ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, फिर धीरे धीरे उसमें प्राइवेट के शेयर बढ़ने लगे और अब उसको फुल्ली प्राइवेटाइज्ड करने की कोशिश की जा रही है। सो इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। जैसे अगर हम बात करें रेलवेज की, हम बात करें रेलवेज जो
स्टार्टिंग से ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में रहे हैं, अब हम धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो शेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज में 100% शेयर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के थे। अब हमने क्या करा, अब हम इन शेयर्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन शेयर्स को कुछ शेयर्स को सेल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100 में से हमने जो है 30% शेयर्स को सेल कर दिया, या हमने 51% शेयर्स को सेल कर दिया, या 50% को सेल कर दिया। सो ये क्या हम कर रहे हैं, हम हमारे शेयर्स को सेल आउट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो हम अभी आगे समझेंगे। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हम इन्वाइट करें कि आइए इन्वेस्ट करिए, और अब आपके भी शेयर्स हैं तो आपको भी इन चीजों की देखरेख करनी है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। एंड लाइसेंसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज। अब जैसे हमने पढ़ा था लाइसेंसिंग के बारे में कि जो है अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, सो आपको गवर्नमेंट से उस चीज़ के लिए परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस एक्वायर करना होगा कि मैं इस एक चीज़ की इंडस्ट्री जो है ओपन करना चाहता हूँ, मैं ये प्रोडक्ट उसमें मैन्युफैक्चर करूँगा। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, किससे, गवर्नमेंट से। और ये प्रोसेस जो है कब तक चला, 1990s के पहले तक। फिर उसके बाद में हमने क्या करा कि नहीं, अब लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, हमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों पॉलिसीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना था ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। ठीक है, मोटिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यही एक चीज करना जरूरी क्यों था, क्योंकि जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक तरफ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एक तरफ आपका सर्विस सेक्टर है। जहां हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा पीपल जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका जो शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। वहीं अब अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, जहां पर हमने बहुत देरी से सर्विस सेक्टर को डेवलप करना स्टार्ट किया, उसका शेयर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है अभी एट प्रेजेंट। लेकिन जब कि हम बात करें 1990s के टाइम की हम बात करें, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को पेस प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। क्लियर है। देन फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन शॉप्स। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन सारा कुछ चल रहा था, तो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे वो अब आपको इजीली शॉप्स में मिल सकते थे। जैसे हमने बात करी थी इंपोर्टेड आइटम्स की, इंपोर्टेड जो चीजें आप फॉरेन से मंगवाते हो अपने यहाँ पर, वहां से आप उसको परचेस करते हो। ठीक है, यानी वो दूसरी कंट्री से आपके यहाँ पर आ रही है, एक्सपोर्ट यानी आपकी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जा रही हैं। सो अब ये जो इंपोर्टेड आइटम्स थे ये आपको इजीली शॉप्स में देखने को मिल जाते थे। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, जो चीजें बाहर मिलती थी वो आपके यहाँ भी मिलेंगी ऐसा जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज वर्क करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है ये फॉरेन प्रोडक्ट्स भी अब मार्केट में अवेलेबल थी। और क्यों अवेलेबल थे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक ही मार्केट हो चुका था। सारी कमोडिटीज आपको आपके नियर बाय शॉप्स में, आपके लोकल मार्केट्स में, हाट्स में, मॉल्स में इजीली अवेलेबल हो जाती थी। क्लियर है। देन as a result of liberalization, many Indian companies, small and large, have been bought over by multinationals। और इन सारी चीजों के बैकग्राउंड में जो भी चल रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, स्पेशली जो हमारी स्मॉल और लार्ज स्केल कंपनीज थी, वो सभी मल्टीनेशनल्स ने टेक ओवर कर ली थी। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हम डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम सम इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है आपकी मीडियम स्केल इंडस्ट्री या जिसे हम एमएसएमई भी बोलते हैं, एक वो भी वेरिएशन होता है, एक होती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर हम इसको समझें बहुत शॉर्ट में, सो एक तरफ है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक तरफ है मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। ठीक है, मीडियम स्केल जहां पर आपने कैपिटल जो है 5 to 10 करोड़ अराउंड लगाया हुआ है, यहां पर अबव 10 करोड़ है। ये वेरिएंट्स जो हैं ये चेंज होते रहते हैं। और यहां पे 2.5 से 5 करोड़
यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे कहा जाएगा जहां पर कैपिटल जो है 2.5 से 5 करोड़ के बीच में लगाया गया है, और यहां पर जो है आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट जरूर प्रोवाइड करती हैं। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस कर रही होती हैं, एंड बेसिकली रॉ मटेरियल्स के लिए हम इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएगा। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जहां पर 5 to 10 करोड़ अराउंड इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज स्केल जहां पर अबव 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये जो मैं आपको लिमिट बता रही हूँ, अपर लिमिट बता रही हूँ, ये चेंज होती रही है टाइम के साथ में। सो ये आपकी स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। इसी में एमएसएमईज भी होती है, दैट इज मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इनके बारे में आपने इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ाई होगा ऑब्वियसली। नाउ अब अगर हम बात करें कि लिबरलाइजेशन की वजह से, सो ये जो स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, इन्हें मल्टीनेशनल्स ने टेक ओवर कर लिया था, और बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही थी। यानी कि कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज को मल्टीनेशनल्स ने टेक ओवर कर लिया, और कुछ इंडियन कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो करी और मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। जैसे फॉर इंस्टेंस, फर्स्ट इज व्हेन पार्ले ड्रिंक्स वाज बॉट बाय कोका कोला। जब कोका कोला इंडिया में आती है, और तो वो क्या करती है, पार्ले के जो ड्रिंक्स होते हैं उसको रिप्लेस कर देती है। पार्ले ड्रिंक्स हमारे यहाँ पर जो है चल रहे होते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस कर देती है कोका कोला से। एंड पार्लेज एनुअल टर्नओवर वाज 250 करोड़, while Coca-Cola's advertising budget was only 400 करोड़। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आती है, ये क्या करती है, ये पार्ले को भी रिप्लेस कर देती है। जहां पार्ले का टर्नओवर 250 करोड़ था, वहीं जो कोका कोला कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट में ही 400 करोड़ खर्च कर देती है, और इसकी वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, सो उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेल डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो कोका कोला का बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले के समय में, पहले की अगर हम बात करें, सो आप पार्ले जी बिस्किट सबसे ज्यादा खाते थे, ठीक है, इंडियन कंपनी है, सबसे ज्यादा आप पार्ले जी बिस्किट खा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज आप ब्रिटानिया बिस्किट भी खाते हो, आज जो है आप ओरियो बिस्किट भी खाते हो, और इसमें ढेर सारे जो हैं वेरिएंट्स भी आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं। क्रीम बिस्किट आ चुके हैं, देन उसके बाद में जिस बिस्किट्स, आटे वाले बिस्किट्स आ चुके हैं, ताकि जो डायबिटीज पेशेंट है उनको ज्यादा फर्क ना पड़े, वो भी ले सके, और इस तरह से बहुत सारी चीजों को कंसर्न में रखते हुए वेराइटीज आ चुकी हैं। फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में भी सेल आउट हो रहे हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स फॉरेन में भी सेल आउट हो रहे हैं। सो इस तरह से क्या चीज देखने को मिली कि जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें मल्टीनेशनल्स ने टेक ओवर कर लिया और वो सप्रेस हो गई, या फिर इंडियन कंपनीज जो ग्रो कर पाई कंपटीशन में, क्या चीज सबसे ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पर कंपटीशन, ठीक है, सबसे ज्यादा है कंपटीशन, और जो भी इस कंपटीशन को फेस आउट कर पाया वो ग्रो कर गया, जो नहीं कर पाया वो वहीं के वहीं जो है, मतलब उसका एक तरीके से एंड हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल लें, आपके स्कूल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होने वाला है, सो आपको पता है कि यही लोग मेरे साथ में compete करने वाले हैं। जैसे सपोज ये आपका स्कूल है, इसके अंदर कोई फुटबॉल मैच होने वाला है, तो आपको पता है कि मैं अपने स्कूल के अंदर ही खेलूंगा, मेरे राइवल्स कौन होंगे, शायद मैं उन्हें जानता भी होऊंगा, नहीं भी जानता होऊंगा, बट इट इज विद इन माई स्कूल। अब जस्ट सपोज ये जो है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो जाए, 3-4 स्कूल्स आ जाए यहाँ पर, सो अब कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर भी आपके ऊपर ज्यादा हो गया। सो वैसे ही सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जब पूरा वर्ल्ड एक मार्केट हो जाता है। सो इस तरह से हमने कोका कोला, पार्ले, इन सब के एग्जांपल्स देखे, एंड दिस लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज नेचुरली इंक्रीज्ड द कंजम्पशन ऑफ कोक अक्रॉस इंडिया, रिप्लेसिंग मेनी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स। और इस तरह से जो कोक है उसने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक्स को रिप्लेस कर दिया, और कोक की जो सेल है, उसका जो कंजम्पशन है वो बम्पर होने लग गया। The next major area of liberalization is in retail. अब जो सेकेंड इम्पैक्ट है लिबरलाइजेशन का वो हमको देखने को मिलता है रिटेल मार्केट में। अभी हमने डिस्कस किया एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को। अब जो आपका सेकंड है दैट इज इन योर रिटेल मार्केट। रिटेल एक देखो, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल, ये डिफरेंस आप समझते होंगे, उसी रिटेल की हम बात करें। सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल इट्स शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अ प्रोसेस विच इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब एक जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट अपने जो उसकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी वो कंपनीज जिसे गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है, या जहां पर 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं,
ठीक है, वो कहलाती है आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, या तो 51% या पूरे 100% उसी के शेयर्स हैं, 51% से ज्यादा हैं तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब गवर्नमेंट जो है वो जब अपने शेयर्स को सेल आउट करना स्टार्ट करती है, जो चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने शेयर्स को सेल कर रही है, और किसको सेल कर रही है, प्राइवेट कंपनीज को सेल कर रही है। सो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, जिसकी हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। एंड many government workers are scared that after disinvestment they will lose their jobs। अब देखो यहाँ पर एक कंसर्न वाली बात क्या है, जो हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज के केस में। सो क्या हुआ, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, वैसे वैसे जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे उनको एक डर जो है मन में बैठ गया कि कहीं हम हमारी जॉब ना खो दें। क्यों? In modern foods which was set up by the government to make healthy bread available at cheap prices। मॉडर्न फूड्स करके कंपनी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, ब्रेड को ये बनाती थी और हेल्दी ब्रेड चीप प्राइस में। एंड विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू बी प्राइवेटाइज्ड, ये पहली कंपनी है जो प्राइवेटाइज्ड होती है। 60% ऑफ द वर्कर्स वर फोर्स्ड टू रिटायर इन द फर्स्ट 5 years। और इसके कारण जो इस कंपनी में वर्कर्स वर्क कर रहे थे, जो कि एक समय पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, अब क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड हो गई कंपनी, सो वो प्राइवेट एम्प्लॉयज हो गए, उसमें से 60% वर्कर्स को पहले 5 साल में रिटायर होना पड़ता। देखो जनरली होता क्या है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, अभी इसमें जितने भी पीपल वर्क कर रहे हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ये सभी कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि मैं अपनी कंपनी को जो है प्राइवेट एंटिटी को सेल आउट कर देता हूं ताकि ये पूरी की पूरी जो है प्राइवेटाइज्ड होगी, और ये प्रोसेस क्या कहलाया, डिसइन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो आ गए यहाँ पे, ये कंपनी प्राइवेटली ओन हो गई, ठीक है। अब जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं, वो इन वर्कर्स का तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको जो है हम, मतलब जैसे जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वहां पर आपको रिटायरमेंट के बाद में कोई पेंशन वगैरह का कोई भी मतलब असिस्ट नहीं किया जाता है, कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं होते हैं। जनरली ये होता है कि हाँ आपका पीएफ कट रहा है, आपका टीडीएस कट रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर इसको प्राइवेट ने ओन कर लिया, सो वो क्या करेगी, प्राइवेट पर्संस क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, जैसा कि हमने कैपिटलिज्म में भी पढ़ा था। कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है, इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है, ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेम वैसे ही जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज होती हैं उनका भी एक ही मोटिव है कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, और मतलब हमारा खर्चा कम हो, हमारे एक्सपेंसेस जो हो वो कम हो, और हमारा प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा हो, हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। सो वो क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज अननेसेसरीली वर्क कर रहे हैं, जिनकी हमको जरूरत नहीं है, जो जस्ट बैठे हैं, इनको काम नहीं आता है, या काम आता भी है तो भी हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो उनको फायर आउट कर देते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, आप अब जो है जॉब से जा सकते हैं। सेम चीज मॉडर्न फूड्स कंपनी के साथ में हुई। कंपनी के अंदर ये सभी वर्कर्स वर्क करते थे, लेकिन जब इसको प्राइवेट कंपनी ने होल्ड कर लिया, सो वो अब अपने अकॉर्डिंग इसको रन करेगी, और बहुत सारे वर्कर्स को यहाँ से जो है वो हटा भी दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि अब आपकी हमको जरूरत नहीं है। और इसी तरह जो मॉडर्न फूड्स कंपनी है उसके 60% वर्कर्स जो हैं उनको पहले ही 5 साल में रिटायर कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। सब वर्कर्स को फायर कर देंगे, सो कंपनीज वर्क कैसे करेंगी। सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस फिट्स इन दिस वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। तो फिर अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि फिर ये चीज पूरे वर्ल्ड में किस तरह से काम करती है। अगर प्राइवेट कंपनीज अपने वर्कर्स को ही फायर कर देंगी, सो कंपनीज किस तरह से वर्क करेंगी। More and more companies are reducing the number of permanent employees and outsourcing their work to smaller companies or even to homes. So अब क्या एक चीज करती हैं कंपनीज, परमानेंट एम्प्लॉयज को फायर कर देती हैं एंड आउटसोर्सिंग अडॉप्ट करती हैं अपने काम के लिए, स्मॉलर कंपनीज में या होम्स में। अब ये एक चीज कैसे वर्क करती है, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं फिर मीनिंग समझेंगे। ओके,
For multinational companies, this outsourcing is done across the globe, with developing countries like India providing cheap लेबर। देखो कंपनीज क्या करती हैं, जैसे जस्ट सपोज ये एक प्राइवेट कंपनी है, अब उसने अपने एम्प्लॉयज को तो फायर कर दिया, पर उसको काम तो करवाना है, सो वो क्या करेगी, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं और जो छोटी छोटी कंपनीज हैं जो शायद सेम वर्क कर रही हैं, उनसे हम उस काम को करवा लेते हैं। ठीक है, छोटी कंपनीज हैं, उनको हमने हमारा जैसे सपोज ये ए वर्क करना है, हमने इस कंपनी के लोगों को जो है उस काम को बांट दिया, ठीक है, कि आप ये काम हमको करके दोगे। या फिर जो वर्क फ्रॉम होम होता है, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हमने काम उनको दे दिया कि आप जो है घर से ही इस काम को हमको करके दो, हम आपको उसके लिए पर्टिकुलर सैलरी देंगे। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यही एक चीज करती हैं, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, ये चीप लेबर प्रोवाइड करती है। सो सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर आउटसोर्सिंग की जाती है, क्योंकि वहां पर हमको लेबर बहुत ही लो कॉस्ट में मिल जाते हैं, उतनी ज्यादा सैलरी हमको उनको पे नहीं करनी पड़ती है। Because small companies have to compete for orders from big companies, they keep wages low and working conditions are often poor। अब देखो क्या होता है, ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, और जस्ट सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो छोटी कंपनीज को ऑर्डर दे देती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। जस्ट सपोज ये 3 बिग कंपनीज हैं, ठीक है, अब ये अपने ऑर्डर्स देना चाहती हैं, आउटसोर्सिंग करना चाहती हैं छोटी छोटी कंपनीज को, और ये जो है ये छोटी छोटी कंपनीज हैं जहां पर आपको वर्कर्स मिल जाएंगे काम करवाने के लिए। अब क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, कंपनीज बहुत सारी हैं, छोटी कंपनीज भी बहुत सारी हैं, हो सकता है ये वाली जो कंपनी है ये सबसे चीप लेबर ढूंढ रही हो कि मुझे जहां सबसे कम लेबर कि वो वेजेस देने पड़ेंगे, मैं उस कंपनी को आउटसोर्सिंग कर दूंगा, मतलब उस कंपनी को अपना काम दे दूंगा। सो ये कंपनीज आपस में करती हैं कम्पीट। ये जो स्मॉल कंपनीज है ये क्या करती हैं, ज्यादा से मतलब चीप से चीप लेबर रखती हैं, यानी कि कम से कम हमें उन्हें सैलरी पे करनी हो, बहुत कम मीगर, ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनको मिल जाए। ठीक है, यानी कि कम से कम लेबर और पुअर वर्किंग कंडीशन, ज्यादा कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट उनको ऑर्डर चाहिए कि हमको जो है ऑर्डर मिल जाए, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए कि आप जो है ये काम करवाएंगे। तो इसीलिए वो अपने लेबर को भी चीप रखती हैं, एंड साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत बार बहुत पुअर होती है, किसी तरह की कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, एंड इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर ट्रेड यूनियंस टू ऑर्गेनाइज इन स्मॉलर फर्म्स। अब क्योंकि ये छोटी छोटी फर्म्स हैं, ठीक है, ये काम कर रही हैं, और जैसा कि अपन ने देखा था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है वो बहुत ही स्कैटर्ड है। वहां पर आप सोचो कि हम यूनियंस को ऑर्गेनाइज कर लें, ट्रेड यूनियंस बना ले, वर्कर्स की यूनियंस बना ले, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम साथ में ही नहीं आते। अब ये खुद आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, और क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में उतना इंटरेक्ट भी नहीं कर पाती, सो यहाँ भी किसी तरह की कोई यूनियंस जो है वो फॉर्म नहीं हो पाती। बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करना इन छोटे छोटे फॉर्म्स में। Almost all companies, even government ones, now practice some form of outsourcing and contracting। और आज के समय में प्रेजेंट टाइम्स की हम बात करें, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, अराउंड 90% कंपनीज, इवन जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो भी आउटसोर्सिंग को ही बेटर मानती हैं और आउटसोर्सिंग को प्रैक्टिस करती हैं, और कॉन्ट्रैक्टिंग को, कि अपना काम जो है वो ये छोटे छोटे जो कंपनीज हैं इनको दे दो, यहाँ पे चीप लेबर मिल जाएगा इजीली, वो कम टाइम में हमको जल्दी से काम करके देंगे, क्योंकि उन्हें पता है तब जब वो काम करके देंगे तभी हम उनको नेक्स्ट ऑर्डर देंगे। और बेटर है कि किसी एक एम्प्लॉय को हम जो है 50,000 सैलरी दें, उससे बेटर है कि हम किसी छोटी कंपनी में जो छोटे छोटे लेबर हमको मिल रहे हैं, हम उनको 5,000 दे के 5 लोगों से भी मिला के अगर हमने काम करवाया तो 25K में हमारा काम हो गया, यानी 50% हमारा अमाउंट जो है वो सेव हो गया। सो इसीलिए उनने परमानेंट एम्प्लॉयज को हटाया, और अब ये आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग वाले वर्क पर जो है वो रिलाई करने लग गए। बट द ट्रेंड इज स्पेशली विजिबल इन द प्राइवेट सेक्टर। बट ये ट्रेंड जो है ये हमें स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। मे बी आपके भी बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होंगे, आप जानते होंगे, कभी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह का काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आप किसी दिन ये एक चीज पूछिएगा अपने घर में ही, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, उनसे पूछिए आप कहाँ पर काम करते हो, क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, क्या प्राइवेट में करते हो। अगर गवर्नमेंट में करते हो सो आपको कितनी सैलरी पे की जाती है और आपका वर्क क्या है, ये एक चीज जरूर पूछना कि सैलरी कितनी है और काम क्या है आपका। आपको समझ में आएगा कि काम के अकॉर्डिंग सैलरी कितनी ज्यादा पे करी जाती है।
मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक चीज हो रही है, मतलब होती चली आई है, कि क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती। पहले के टाइम की बात करें, 1990s के टाइम की हम बात करें, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या हम बात करें 2010 के भी पहले की बात करें। सो क्या होता था, ज्यादा क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती थी। जस्ट अगर आपकी कम से कम मीगर इतनी क्वालिफिकेशन है, 12th ही अगर आप क्वालिफाइड हो, सो आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, और लमसम सैलरी, बहुत अच्छी हैंडसम सी सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाती थी कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। फिर उसके बाद में एडिशनल बेनिफिट्स भी है, घर भी मिलेगा आपको, सरकारी क्वार्टर्स मिल जाएंगे, इसके बाद में आपको जो है पीएफ कटेगा आपका, आपको बाद में पेंशन भी मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। तो आप भी पूछिए कि आपको एट प्रेजेंट क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितनी आपकी सैलरी है, क्या आपका काम है, आपको रिटायरमेंट के बाद में क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। अब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो आप उससे पूछिए कि आपका काम क्या है, आपको कितना ज्यादा पे किया जाता है, देन उसके बाद में आप किस तरह का काम करते हो, आपको ये जॉब किस क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर मिली। सो जैसे अगर हम आउटसोर्सिंग वाली बात करें, सो जो भी ये वर्क करते हैं वो मे बी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, अपनी छोटे छोटे फर्म्स में जाके भी काम कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम है, इतने टाइम आपको आना है, इतना काम आपको करना है, उसके लिए हम आपको इतना पे करेंगे। और इन जनरल ये एक टेंडेंसी चलती है कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा रिलैक्स्ड वाला जॉब होता है, ये माना जाता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बड़ा ही रिलैक्सिंग सा जॉब है, ऐसा पर हमेशा नहीं होता, हर जॉब में ऐसा नहीं होता। वहीं जो प्राइवेट जॉब्स हैं वहां पर आपसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जाती है। सो ये सारी चीजें प्रिवेल करती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेके। अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, व्हाट इज आउटसोर्सिंग और किस तरह से एमएनसीज जो है वो एंटर करती हैं, कैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ में हुआ है। क्लियर है? नाउ टू समराइज, इंडिया इज स्टिल लार्जली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इतनी चीजों को समझ के अगर एक छोटा सा समेशन करें भी, सो एक चीज हम जानते हैं कि इंडिया आज भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। आज भी हमारे यहाँ 43% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में ही वर्क कर रही है, उनके लिए एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। नाउ द सर्विस सेक्टर, अब अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे शॉप्स हो गई, बैंक है, आईटी इंडस्ट्री है, होटल्स है और अदर सर्विसेज, दोज हु आर एम्प्लॉइंग मोर पीपल एंड द अर्बन मिडिल क्लास इज ग्रोइंग। अब जैसे जैसे सर्विस सेक्टर राइज कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था कि 32% शेयर जो है, ये 32% पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में जॉब कर रही है, यहां से एक अर्बन मिडिल क्लास ग्रो हो रही है सर्विस सेक्टर में वर्क करने से। अर्बन मिडिल क्लास, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो लोग रूरल एरियाज से, जिनने इकोनॉमिक वेल्थ थी, जिनके पास में इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, इनकम अच्छी खासी थी, जिनका सोशल स्टेटस अच्छा था, क्या किए, अर्बन एरियाज में मूव कर गए। फिर वहां से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज लेनी है, अच्छा सैनिटेशन हो, सारी सिटीज की, सिटी लाइफ के जो फीचर्स थे उसको उन्होंने क्या किया, उन सारी चीजों को साथ में रख के फिर उन्होंने अपनी लाइफ लीड करने स्टार्ट किया। धीरे धीरे ऐसे करके एक अर्बन मिडिल क्लास ग्रो होगी। अब एक इस अर्बन मिडिल क्लास में क्या एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है, दैट अलोंग विथ अर्बन मिडिल क्लास वैल्यूज लाइक दोज वी सी इन टेलीविजन सीरियल्स एंड फिल्म्स। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज भी देखे होंगी, बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स भी देखे होंगे, और इस पर बहुत सारे ऐसे मीम्स भी बनते हैं कि टीवी सीरियल में जो बहुएं होती हैं वो रात में भी इतना मेकअप और ज्वेलरी पहन के सो रही होती हैं, किचन में खाना बनाने भी जा रही हैं तो भी इतना मेकअप करके हैं, घर में जो है हील्स पहन के चल रही हैं। ये सारी चीजें हम अक्सर ऐसे देखते रहते हैं, हमको थोड़ी फनी भी लगती है, लेकिन ये जो सीरियल्स हैं, ये जो फिल्म्स हैं, इनके थ्रू आप एक जो मिडिल क्लास वहां पर देख रहे हो, या उनसे देख के आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि ऐसा होता है। ये एक चीज अब ट्रेंड में आ चुकी है ना, ट्रेंड के नाम पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। सो वैसे ही इस अर्बन मिडिल क्लास में ये सारी वैल्यूज भी जो है इनकलकेट होती जा रही हैं, और ये कहां पर एम्प्लॉयड है, ये सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। Now, but we also see that very few people in India have access to secure jobs. लेकिन जैसा कि हमने देखा है, पहले से हम डेटा पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास में सिक्योर जॉब है, अराउंड 10%. Those who are working in formal sectors, है ना, फॉर्मल सेक्टर्स में भी जो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये एक चीज हम कहते हैं। सो बहुत ही कम लोगों के पास में सिक्योर जॉब्स है, और उससे भी कम है जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है, बिकमिंग मोर इनसिक्योर ड्यू टू द राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। लेकिन आउटसोर्सिंग की वजह से अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हो भी, रेगुलर सैलरीड पर्सन हो भी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर आउटसोर्सिंग की वजह से आपकी जॉब जो है वो खतरे में आ चुकी है, यानी कि इनसिक्योरिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं।
So far, employment by the government was a major avenue for increasing the well-being of the population, but now even that is becoming down. अब जैसे पहले के समय में एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता था कि हमारे यहाँ पर काम करने के लिए नहीं है, हमारे पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारी कंट्री में। गवर्नमेंट इंश्योर करती थी धीरे धीरे कि जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। आज अगर वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है भी, तो भी उनकी जॉब्स जो हैं वो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BSNL का। नाम सुना होगा आपने, आपके घर में बहुत सारी ऐसे सिम भी होंगी BSNL की। BSNL जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 करके गवर्नमेंट ने, मतलब अभी थोड़े से साल की हम बात करें, थोड़े पिछले साल की, तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, इसको कर रही है प्राइवेटाइज्ड पूरी तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट सोच रही है कि BSNL को हम कर देते हैं प्राइवेटाइज्ड। और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो भी चुका है, BSNL एंड MTNL। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, जो प्राइवेट कंपनी है वो इतने लाखों एम्प्लॉयज को, मतलब यहाँ पर लैक्स ऑफ पीपल वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जिनको साल रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, वो सभी, उनको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी सारा कुछ उनका इंतजाम जो है वो होके रखा हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे प्राइवेट होता जा रहा है, सो जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो क्या एक चीज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को BSNL के अंदर VRS प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें सर्विस से, ठीक है। आप अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लें, भले आप 60 के हुए हैं या ना हुए हैं, बट आप VRS ले लीजिए और हम आपका जितना भी अमाउंट है वो पे कर देंगे, यानी कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो भी आपकी पेंशन कर देंगे और आपको रिटायरमेंट भी दे देंगे। VRS ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे के ये क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे जो यंग जनरेशन के पीपल्स हैं उनको, उन्हें ये कम सैलरी पे रखेंगे ताकि इनकी कंपनी भी ग्रो करे धीरे धीरे, और वो जो कम सैलरी पे हमने एम्प्लॉयर्स को रखा हुआ है वो भी यहाँ पे वर्क करते रहे। या फिर वो क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग करने स्टार्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर करने स्टार्ट कर देंगे। सो एक समय में जो परमानेंट एम्प्लॉयज थे, अब उनकी जॉब्स जो है वो इनसिक्योर हो चुकी हैं। ये फेनोमेना में भी आपके लिए, मतलब अभी आप 12th क्लास में होप सो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, या शायद अगर किसी को समझ में नहीं भी आती तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक समय में जो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, अब ये धीरे धीरे प्राइवेट होती जा रही है। जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो VRS प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि आप जो है रिटायरमेंट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, और ज्यादातर लोग रिटायरमेंट ले भी इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन ये जो कंपनी है ये डूब जाएगी, क्योंकि ना ही अब इस पे सरकार इतना ज्यादा ध्यान दे रही है, और जो प्राइवेट हैं वो क्यों बेमतलब का पैसा लगाएंगे इसमें, वो क्यों लोगों को फ्री में सैलरी बांटेंगे जब काम ही नहीं हो रहा है। तो सो ये इन सारे ड्रॉबैक्स की वजह से पीपल को जो है फोर्स किया जा रहा है कि आप VRS ले लो, आप VRS ले लो, आपको हम रिटायर कर देंगे और आपकी एक पेंशन जो है वो फिक्स कर देंगे। लेकिन अब वो जो एक रिटायरमेंट के बाद में अमाउंट मिला जाता है, उस अमाउंट में भी बहुत देरी होती क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में आ चुकी है। सो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्लियर है? आइए कॉन्सेप्ट समझ में। नाउ सम इकोनॉमिस्ट debate this, but liberalization and privatization worldwide appear to be associated with rising income inequality. अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस एक चीज को डिबेट भी करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो LPG की पॉलिसी है इसको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में देखा जाता था, लेकिन टाइम के साथ में हम इस पॉलिसी को जो है पॉजिटिव सेंस में देखते हैं कि ये सही है, इस तरह की पॉलिसी होना चाहिए, तभी हम इकोनॉमिकली ग्रोथ हो पाएगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी। बट लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों ही पॉलिसीज की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ चुकी है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जो प्राइवेट ओनर्स हैं जिन्होंने कंपनी वगैरह ओन कर ली है, MNCs के ओनर्स हैं, जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि आप क्या काम करते हो, आप कहाँ पे काम करते हो, किस तरह के क्लोथ्स पहनते हो, किस तरह का खाना खाते हो, ये सारी चीज़ें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ भी लेके आती हैं। Someone who is living in Juhu and eating in 5-star hotel, doing dinner in 5-star hotel and eating Japanese sushi, while there are some people who are eating vada pav in Mumbai street, है ना, ये एक चीज हमने डिस्कस करी थी। सो वैसे ही इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जो बहुत अच्छे से compete कर पा रहे हैं वो रिच होते जा रहे हैं, जो compete नहीं कर पा रहे हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। सो रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। एंड एट द सेम टाइम एज सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग, द गवर्नमेंट इज एम्बार्किंग ऑन अ पॉलिसी ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑन इंडस्ट्री। नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे वैसे भी हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इनसिक्योर होती जा रही है, और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी को आगे बढ़ा रही है। लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी जहां पर आपके लैंड को कब्जा कर लिया जाता है या फिर उसको खरीद लिया जाता है। अब याद करिए आप चैप्टर 1 जो आपकी बुक 1 है उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा था आदिवासी स्ट्रगल्स के बारे में। इसमें क्या एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि किस तरह से जो आदिवासी पीपल हैं उनकी लैंड को ले लिया जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको इसके लिए कंपनसेशन देंगे, या तो फिर हम आपको किसी दूसरी जगह पे लैंड देंगे, या फिर हम आपको घर बनवा के देंगे, या फिर हम उतना पैसा आपको वापस कर देंगे। जैसे सपोज कोई आदिवासी है, उसका ये लैंड है, इसको गवर्नमेंट ने ले लिया, खरीद लिया और बोला कि हम आपको इसके लिए कंपनसेशन देंगे, लेकिन हमने देखा कि ना ही किसी तरह का कोई कंपनसेशन मिला, ना ही किसी तरह का कोई लैंड मिला, और अल्टीमेटली इनकी लाइफ जो है वो और ज्यादा रून हो गई। सो दीज इंडस्ट्रीज डू नॉट नेसेसरीली प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द सराउंडिंग एरियाज बट दे कॉज मेजर पॉल्यूशन। सो गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड को एक्वायर करती है और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए दे देती है। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। ये जस्ट प्रोड्यूस करती, प्रोडक्शन करती, डिस्ट्रीब्यूशन करती, कंजम्पशन करती, प्रॉफिट लेती और चलती बनती हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज जितने टाइम तक भी उस एरिया में रहती हैं ये वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। वहां पर आसपास के जो लोग रह रहे हैं जरूरी नहीं है कि ये उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें। अल्टीमेटली क्या होता है, पीपल की लाइफ रून हो रही है। वैसे ही जैसे हमने आदिवासी के बारे में पढ़ा था कि जो 40% of those displaced are protesting at the low rates of compensation. Many farmers, especially आदिवासीज, ठीक है, बहुत से फार्मर्स, बहुत से आदिवासी जिनके लैंड को ले लिया गया, वो इस चीज के लिए प्रोटेस्ट करते रहे कि हमको जो है कंपनसेशन नहीं दिया गया, या कंपनसेशन जितना बोला था उतना नहीं दिया गया, और फोर्सिबली हमें हमारे एरिया से निकाला गया and forced to become casual labor living and working on the footpaths of Indian big cities। और ना ही हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया, अगर एम्प्लॉयमेंट दिया गया सो बहुत ही कम वेजेस पर दिया गया, जिसकी वजह से हम सर्वाइव भी नहीं कर पाए और अल्टीमेटली हमें हमारा घर छोड़ के सड़क पर आना पड़ा। सो इस तरह की सारी चीजें जो है उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को इम्पेक्ट किया। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। क्या क्या पढ़ लिया हमने एमएनसीज के बारे में पढ़ा, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन तो पढ़ा ही है, साथ ही साथ एमएनसीज के बारे में हमने पढ़ा, डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ठीक है, आउटसोर्सिंग को हमने पढ़ा, साथ ही साथ लैंड एक्विजिशन, ठीक है, लैंड एक्विजिशन की पॉलिसीज, इन सभी को हमने डिस्कस किया हमारे इस लेक्चर के अंदर में। और हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो जॉब्स हैं वो इनसिक्योर हो जाती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। अल्टीमेटली इन पॉलिसीज ने इंडियन सोसाइटी को किस तरह से इम्पेक्ट किया है, ये सारा कुछ डिटेल में हमने हमारे इस लेक्चर के अंदर समझा है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जॉब्स कैसे मिलती हैं, किस तरह की जॉब्स होती हैं, जॉब्स कितना पे करती है, ये सारा कुछ डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन है, एक्स्ट्रा लर्निंग है। आपको क्या करना है, आपको क्लास या कोर्स चूज करना है। जैसे ही चूज करोगे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी टॉपिक देखना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस वन शॉट का है। वन शॉट चूज किया आपने, सब्जेक्ट चूज किया और यहाँ आ जाएंगे आपके चैप्टर वाइज वीडियोस। यहाँ भी सबके आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी चैप्टर का रिवीजन करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो।
सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।